आवाज आ रहा है अच्छे से? हाँ, आ रहा है सर, आप स्टार्ट कीजिए। ओके। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। जैसे कि सर ने बताया ना, मेरा नाम है राजेंद्र दिगोड़े और स्कूल का नाम है सगो बर्वे मनपा माध्यमिक हिंदी सेकेंडरी स्कूल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साइंस वन का। और साइंस वन में हमें प्रश्न पत्र जो हमारा रहता है 10वीं का बोर्ड का उत्तरी पत्रिका पर आधारित, उसमें से पहले लेक्चर में हमने देखा था प्रश्न क्रमांक 1 बी में कौन-कौन से सवाल आ सकते हैं 6 नंबर से 10 नंबर के पार्ट तक। वैसे ही इस लेक्चर में भी हम लोग जो प्रश्न पत्रिका हमारी होती है बोर्ड की, उसमें से जो प्रश्न तीसरा होता है, वो किस प्रकार का हो सकता है और किस प्रकार का होता है, उसमें से किस प्रकार के सवाल आते हैं, किस टाइप के सवाल वहाँ पे आते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग उस सवाल को देखेंगे, उनके आंसर को कैसे लिखना है उसकी कोशिश करेंगे और 6, 7, 8, 9, 10 ये जो 5 पार्ट है उसमें से कौन-कौन से सवाल पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो प्रश्न तीसरा कैसे होता है, किस प्रकार का होता है, उसके लिए आपको एक स्क्रीन यहाँ पे दिखाई देती है। प्रश्न जो तीसरा होता है उसमें 3 अंकों वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें आपको 8 प्रश्न पूछे जाएँगे और उसमें से खाली आपको 5 प्रश्न हल करना है, 5 प्रश्नों के आंसर लिखने हैं। तो आपको यहाँ पर 8 प्रश्न दिए जाएँगे। तो ये जो 8 प्रश्न हैं वो 8 प्रकार के होंगे, अलग-अलग प्रकार के होंगे। उसमें से पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा किस प्रकार का हो सकता है, लगभग यहाँ पर 11 प्रकार के प्रश्न मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल हो सकता है कि स्पष्टीकरण लिखना है। कुछ आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, कथन दिया जाएगा, उसके संबंधित आपको स्पष्टीकरण लिखना है। दूसरा है उपचार या फिर उपाय, सुझाव सुझाना है वहाँ पे। तुम लोग क्या उपचार कर सकते हो, क्या सुझाव दे सकते हो, इस प्रकार का प्रश्न वहाँ हो सकता है। तीसरा है आकृति का स्पष्टीकरण लिखना। आकृति आपको एक दी जाएगी, उसको आपको पढ़ना है, देखना है और उस पर आधारित 3 क्वेश्चन वहाँ पे आपको पूछे जाएँगे 1-1 नंबर के लिए, तो उसके आंसर आपको देने हैं। वो कैसे है, किस प्रकार के मैं आगे आपको बताऊँगा। यहाँ पर सारणी या फिर तालिका पूर्ण करने का भी एक सवाल आपको रहेगा, बहुत आसान रहता है। कार्बनिक यौगिक या फिर अंतरिक्ष अभियान, ये ऐसे पार्टों पर ये तालिका वाला एक प्रश्न आपको रहेगा। संख्यात्मक प्रश्न मात्र यहाँ पे दिए जाएँगे। उदाहरण आपको हल करने पड़ेंगे, यहाँ पे कोई 1-2 उदाहरण रहेगा, उसमें से आपको हल करना पड़ेगा। उदाहरण सहित स्पष्टीकरण भी आपको देना पड़ेगा और कुछ आकृति आपको दी जाएगी, वो इनकम्प्लीट होगी, उसको कंप्लीट आपको करना है। यहाँ पर आकृतियों पर आधारित कुछ प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएँगे। स्पष्टीकरण सहित उत्तर आपको लिखना पड़ेगा कभी-कभी और नियम आपको पूछा जाएगा, उसका सिद्धांत कौन-सा है, उसको स्पष्ट करके लिखो, ऐसे भी प्रश्न वहाँ पे हो जाएगा। या फिर परिच्छेद पूर्ण करना। तो यहाँ पे एक बात चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पर भौतिक शास्त्र और रसायन विज्ञान जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के ऊपर कम से कम दोनों में 4 प्रश्न आपको पूछे जाएँगे और बाकी प्रश्न वहाँ पे रहेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहला पार्ट है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन पाठ आपको सबको मालूम है और इस प्रकाश के अपवर्तन के पाठ में आप लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन देखा है, अपवर्तन के नियम देखे हैं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं, ये सब आपको जानकारी है। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने हर चैप्टर में से लिए हैं। इस प्रकार के प्रश्न वहाँ ज़्यादा पूछे जाते हैं। हर बार वहाँ पे रिपीट होते हैं और उसके सही आंसर आपको लिखने होते हैं वहाँ पे किस प्रकार का प्रश्न होता है। ये प्रश्न है आकृतियों पर आधारित प्रश्न। हमारे 6वें पाठ में ये प्रश्न दिया है, नीचे दी गई आकृति का निरीक्षण करके प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो सबसे पहले आपको ये आकृति पहचाननी है और उसके बाजू में 3 सवाल दिए हैं, उसके आंसर आपको वहाँ पे लिखने हैं। तो आपको देखने से ही पता चलेगा कि नीचे दी गई आकृति का आप निरीक्षण करो पहले।
आप निरीक्षण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आकृति कांच के आयताकार गुटके से होने वाला प्रकाश का अपवर्तन है। पी क्यू आर एस यहाँ पर एक कांच है और यहाँ पर ए बी जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? आपतित किरण, प्रकाश की आने वाली किरण। इसकी जानकारी आपको है और उसके आधार पर आपको कुछ सवाल के आंसर लिखने हैं। जो अभिलंब दर्शाया गया है एन, बाद में ए बी किरण आपतित किरण है, किस प्रकार वो आपतित किरण अपवर्तित किरण हो जाती है और फिर किस प्रकार अभिलंब पर आई और I1 का जो कोण बनाती है, तो इसकी जानकारी रखते हुए आपको कुछ सवाल वहां पे पूछे जाएंगे। पहला सवाल है यहाँ पर, किरण ए बी का नाम लिखो। ये जो किरण ए बी दिखाई देता है आप लोगों को, उसका आपको क्या करना है? नाम आपको क्या करना है? लिखना है। तो किरण एबी का नाम क्या है? क्या है किरण एबी का नाम? आपतित किरण। ये आपतित किरण है। कोण आर का नाम लिखिए। आर क्या है? आर सबको मालूम है। ये आर का नाम आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। और दूसरी चीज, सवाल तीसरा क्या है? किरण सीडी का नाम लिखो। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण, ये सभी चीजें आपको मालूम है। इसलिए आपको क्या करना है? वहां पर उन सब चीजों को ध्यान में रखना है। तो पहला जो सवाल है, किरण एबी का नाम लिखो। उसका नाम है आपतित किरण। कोण आर का नाम अपवर्तन कोण। कोण आर का नाम लिखना है, वो अपवर्तन कोण है। आपतित किरण, अपवर्तन कोण। और किरण सीडी का नाम क्या है? अपवर्तित किरण। तो यहाँ पे किरण और कोण में कंफ्यूज नहीं होना। जो प्रकाश की किरण आती है उसे कहते हैं आपत्ति किरण या आपतित किरण। जो कोण वहां पे बनता है उसे कहते हैं अपवर्तन कोण। आई जो कोण है वो आपतन कोण है और आर कोण कौन सा है? अपवर्तन कोण। तो किरण, और इस प्रकार किरण सीडी का नाम आप लोग सीख सकते हैं। किरण सीडी का नाम है अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित कोण, अपवर्तित कोण। तो कोण और किरण में गड़बड़ नहीं करनी है। सिंपल सा सवाल ऐसा पूछा जाता है आपको। अगला सवाल है, यहाँ पर यह आकृति देखते ही आपको पता चलता है कि यह आकृति किस पर आधारित है। सबसे पहले तो आप लोग जब भी क्वेश्चन पेपर पर क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से कुछ सेकंड उसको टाइम दो, पढ़ो और उसको पहला आकलन करो कि वो क्वेश्चन कौन से पाठ से है और कौन सी संकल्पना पर आधारित है। तो निम्न आकृति का निरीक्षण करो और उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको क्या करना है? लिखना है। तो यहाँ पर उपर्युक्त आकृति कौन सी है? उपर्युक्त आकृति आपको मालूम है, ये उपर्युक्त आकृति है प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण। तो किसी भी पदार्थ माध्यम में प्रकाश के अपने घटक रंगों में पृथक होने की प्रक्रिया को प्रकाश का विक्षेपण हम लोग कहते हैं। तो प्रकाश का विक्षेपण की घटना आपके सामने रहेगी, तो आपको इससे संबंधित संकल्पना के संबंधित सभी जानकारी वहां पे अपने आप आएगी। तो आपको मालूम है यहाँ पे कांच का प्रिज्म है, प्रकाश की किरण आने वाली श्वेत प्रकाश जिसे हम लोग कहेंगे, जब वो प्रिज्म पे गिरता है तब अलग अलग रंग के जो हमें वहां पे दिखाई देते हैं किरण, उससे बना हुआ जो अपवर्तित किरण के वजह से हमें जो कलर दिखाई देते हैं कांच के प्रिज्म की वजह से, तो वो जो अलग अलग प्रकार के रंग वहां पे दिखाया गया है। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त आकृति में प्रकाश की कौन सी प्रक्रिया अथवा परिघटना दिखाई देती है? कौन सी घटना दिखाई देती है वहां पर? प्रकाश का विक्षेपण। दूसरा प्रश्न है वहां पर, उपयुक्त आकृति में दिखाए गए वर्ग क्रम में किस रंग वाले प्रकाश का विचलन सबसे कम है? सबसे कम। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो सूर्य से आने वाला जो श्वेत प्रकाश जब हवा से अन्य किसी अपवर्तनी माध्यम में आपतित होता है, तो वह 7 रंगों का एक वर्णक्रम निर्मित करता है। और वो 7 रंग कौन कौन से हैं? क्रम से आप ध्यान में रखेंगे तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी और बैंगनी।
तो इसको आप क्रम से अगर ध्यान में रखेंगे तो प्रकाश का विचलन सबसे कम आपको दिखाई देगा। और कौन से रंग में? लाल रंग में। आपको ऊपर दिखाई दे रहा है कि लाल रंग का कम विचलन वहां पे हुआ है। और प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, उपयुक्त आकृति में दिखाए गए वर्ग क्रम में किस रंग वाले प्रकाश का विचलन सबसे अधिक है? तो कौन से रंग का सबसे अधिक है? तो जो लास्ट में दिखाई दे रहा है बैंगनी, उसका विचलन क्या है? सबसे अधिक है। ऐसे छोटे-छोटे सवाल आपको वहां पे पूछे जाएंगे। और इसके लिए आपको वो जो संकल्पना है उससे संबंधित वो सभी आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, मालूम रहेगा तब आप ये लिख सकते हैं। आपको मालूम है जब श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विक्षेपण होता है, तब आपतित किरणों की तुलना में विभिन्न रंग विभिन्न कोणों से झुकते हैं। बैंगनी रंग सर्वाधिक झुकता है, तो जो लाल रंग है वो सबसे कम झुकता है। इस कारण प्रत्येक रंग की जो किरण है वो अलग-अलग मार्ग से बाहर निकलती है, विभक्त होती है और हमें इस प्रकार के 7 रंगों का वर्णक्रम प्राप्त होता है। तो ये एक सवाल यहाँ इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार की जो संकल्पना है वो आपको पता होनी चाहिए। सूर्य प्रकाश से आने वाला जो श्वेत प्रकाश है उससे जो 7 रंग प्राप्त होते हैं उसका वर्णक्रम इस प्रकार होता है और इस प्रकार के कारण हमें वो प्राप्त होता है। और ऐसे सवाल हम लोग वहां पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है कि निम्नलिखित आकृति का आप निरीक्षण करो। ये जो निम्नलिखित आकृति है उसका आपको क्या करना है? निरीक्षण करना है। और निरीक्षण करके इससे संबंधित आपको जो सवाल पूछे गए हैं उसकी जानकारी आपको देनी है, उसकी जानकारी के बारे में आपको क्या करना है? लिखना है। तो यहाँ पर आपने उसको पहचानना ही होगा अभी तक कि ये जो आकृति है ये कौन सी परिघटना से संबंधित है, उसको पहचान कर आपको लिखना है। हमारी किताब में दिया है और हमारे 6वें पाठ में अच्छे से उसको दिया है कि ये जो आकृति है ये है इंद्रधनुष्य की निर्मिति। प्रकृति की इंद्रधनुष्य की निर्मिति इस घटना से संबंधित है। इंद्रधनुष्य का जो बनना है उससे ये प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित है। दूसरा प्रश्न है कि इस परिघटना में प्रकाश किरणों से संबंधित कौन-कौन सी प्रक्रिया दिखाई देती है? यहाँ पर 3 घटनाओं को एकत्रित परिणाम से हमें ये इंद्रधनुष्य दिखाई देता है। प्रकृति की एक सुंदर घटना है इंद्रधनुष्य का बनना और इसे प्राकृतिक घटनाओं का एकत्रीकरण है। तो ये कौन-कौन सी घटनाओं के कारण हमें इंद्रधनुष्य दिखाई देता है? सबसे पहला है प्रकाश का विक्षेपण। आपको 3 प्रक्रिया वहां पे लिखनी है। प्रकाश का विक्षेपण, अपवर्तन और दूसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऐसे 3 मुख्य शब्द आपको वहां लिखना है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, परिघटना में प्रकाश किरणों से संबंधित कौन-कौन सी प्रक्रिया दिखाई देती है? तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि प्रकाश का विक्षेपण होता है, बाद में प्रकाश का अपवर्तन होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इन 3 घटनाओं का एकत्रित परिणाम स्वरूप इंद्रधनुष्य का निर्माण हमें दिखाई देता है। मुख्यतः बरसात हो जाने के बाद आकाश में जो इंद्रधनुष्य दिखाई देता है और पानी की जो सूक्ष्म बूंदें रहती है प्रिज्म की तरह वो कार्य करती है। और जब वायुमंडल की पानी के सूक्ष्म बूंदों में प्रकाश किरण प्रवेश करती है, तब पानी की बूंदों द्वारा प्रकाश सूर्य प्रकाश का अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण वो घटना हमें दिखाई देती है। तीसरा सवाल है, ई आकृति बनाकर उपयुक्त प्रक्रिया दर्शाओ। आपको ये डायग्राम बनानी है और फिर आपको नाम लिखना है। जो पहला ऊपर वाला तीर दिखाई दे रहा है वो है प्रकाश का किरण, पानी की बूंद और जो अंदर है वो है आंतरिक परावर्तन। तो इस प्रकार से आपको वो दिखना है। उपयुक्त आकृति से संबंधित परिघटना आप स्पष्ट कर सकते हैं। 3 नंबर के लिए आपको 4 में से 3 कोई भी इसमें से 3 छोटे सवाल आएंगे। जैसे-जैसे मैंने आपको बताया कि इस संबंधित परिघटना को आप स्पष्ट भी कर सकते हैं। हाँ, इसको इस प्रकार का आंसर वहाँ पे आप लिखना है। सेम वही है, 3 सवाल है वहाँ पर। पिछली बार हमारे क्वेश्चन पेपर में आया था ये,
तो वही है, आकृति कौन सी घटना से संबंधित है, कौन सी प्रक्रिया है वहां पर। चलो आगे चलते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है हर बार। प्रश्न ऐसा है कि स्वराली के प्रयोग करते समय कुछ निरीक्षण उसके ध्यान में आया। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक सवाल वहां रहेगा कि उपचार या उपाय या सुझाव लिखना, उपयोग करके स्पष्टीकरण लिखना कथन में। ऐसा एक कथन आपको आ सकता है। स्वराली के प्रयोग करते समय कुछ निरीक्षण उसके ध्यान में आए, वे निरीक्षण नीचे दिए गए हैं। उन निरीक्षण के आधार पर आप प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रयोग करते समय स्वराली को दिखाई दिया कि प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय अभिलंब से दूर जा रही है। स्वराली यदि आपतित कोण आय का मान बढ़ाती जाती है, तो अपवर्तित कोण आर का मान भी बढ़ता जाता है। परंतु एक विशेष मान को अपतन कोण के बाद प्रकाश किरणें सघन माध्यम में पुनः वापस लौट आती है। प्रश्न क्रमांक 1, आय का ऐसा कौन सा मान है कि जिस मान को प्रकाश की किरणें सघन माध्यम में वापस लौट आती है, उस विशेष मान को क्या कहते हैं और आर का मान क्या हो सकता है वहां पर। तो आर के निश्चित मान को क्या कहते हैं? आर के निश्चित मान को आप अगर देखेंगे किताब में पेज नंबर 78 पे, तो इस आर के निश्चित मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। कार्टिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल सॉरी। तो इस प्रकार का वहां प्रश्न है। और आर का मान कितना होगा वहां पर? आर का मान 90 होगा। आर का मान कितना होगा? 90 होगा। बी, दूसरा सवाल वहां पे दिया है, प्रकाश किरणों के सघन माध्यम में पुनः वापस आने की जो प्रक्रिया को क्या कहते हैं और इस प्रक्रिया को स्पष्ट करो। जब आपको मालूम है कि प्रकाश किरणें सघन माध्यम में वापस लौट आती है, इस प्रक्रिया को संपूर्ण प्रकाश का परावर्तन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और इस प्रक्रिया को इस प्रकार हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। ये है वो प्रक्रिया, आंशिक और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पानी एक सघन माध्यम है और इस माध्यम से दूसरे माध्यम में हवा के माध्यम दो से माध्यम एक में जब प्रकाश की किरणें जाती है, तब उसका किस प्रकार आंशिक और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और वो किस प्रकार से अभिलंब से दूर हटते जाते हैं और आई और आर के मान में किस प्रकार चेंज होता है, यहाँ पे दिया है। ये पूर्ण संकल्पना आपको मालूम है, इस पर ऐसे सवाल आते हैं, आप लोग ये कर सकते हैं। इस चैप्टर में ऐसे 3-4 जो सवाल है, तीसरे प्रश्न में आ सकते हैं, वो हम लोगों ने लिए। अगला चैप्टर है लेंस और उनके उपयोग। तो ये एक आसान चैप्टर है, उसमें से हर बार जो इम्पोर्टेंट सवाल आते हैं उसको मैं लेता हूँ। सबसे पहले ये डायग्राम आप लोग देखो। ये डायग्राम देखने के बाद आपको पता चलता है कि किस प्रकार का ये सवाल है और किस प्रकार से उसके आंसर आपको लिखने हैं। तो निम्न आकृति का निरीक्षण करो और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो इसमें जो आकृति आपको देखते ही पता चलेगा कि ये आकृति आपको दो प्रकार है। हमारे दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो इसमें से पहले जो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पर हमेशा सवाल आता है। आकृति में दिखाई देने वाला दृष्टि दोष कौन सा है? अब आपको इस आकृति को देखते ही पता चलेगा जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है? नेत्र पटल और नेत्र लेंस के बीच में। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति क्या होता है, निकट की रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता। इसका मुख्य कारण यह है कि उसमें निकट दृष्टि दोष तैयार है। तो जब इस प्रकार की इमेज वहां पे बनती है बीच में गोलाकार भाग में नेत्र गोलक में, तो इस दृष्टि दोष कौन सा होता है? यह दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष है। आपको एक ही शब्द वहां पे लिखना है, आकृति में दिखाई देने वाला दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष है। तो आपको वो पहचान सकते हैं। जब इमेज उस गोलाकार भाग से आगे बनेगी नेत्र पटल से, तो वो कौन सा दृष्टि दोष रहता है? दूर दृष्टि दोष रहता है। उसको भी मैं आगे लेता हूँ। इस दृष्टि दोष के संभावित कारण कौन से हैं? क्या कारण है इसके? तो ये हमेशा प्रश्न पूछा जाए। इसके दो मुख्य कारण है। एक, नेत्र लेंस और परितारिका इनकी वक्रता बढ़ने से लेंस की जो अभिसारी क्षमता है वो अधिक होती है।
जो बीच में आपको एक लेंस दिखाई दे रहा है, उसकी अभिसारिक क्षमता अगर अधिक हो गई, तो इस प्रकार का दृष्टि दोष तैयार होता है। और दूसरा कारण क्या है? जब नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, तब नेत्र लेंस और नेत्र पटल के बीच की दूरी बढ़ती है। जो नेत्र लेंस और नेत्र पटल के बीच की अगर दूरी बढ़ गई, तो जो इमेज बनती है वो नेत्र पटल पर न बनते हुए बीच में ही बनती है। तो नेत्र गोलक लंबा हो जाना और लेंस की अभिसारिक क्षमता अधिक होना, ये दो मुख्य कारण है। तो ऐसा दोष को दूर करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? सी नंबर में ये दिया है। इस दोष का उपचार कैसे किया जाता है, इसे संक्षेप में लिखो। एकदम संक्षेप में लिखना है आपको। अब आपको यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी है। इस प्रकार के दोष को अगर आपको दूर करना है तो उचित नाभ्यंतर वाले अवतल लेंस वाले चश्मे का उपयोग करना है। उचित नाभ्यंतर वाले अवतल लेंस, ध्यान में देना है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल लेंस का नाभ्यंतर ऋणात्मक होता है और इस ऋणात्मक नाभ्यंतर के कारण, नेत्र लेंस के कारण अभिसरण होकर प्रतिबिंब नेत्र पटल पर बनता है और हमें वो सुस्पष्ट दिखाई देता है। तो इस प्रकार का वो सवाल हो सकता है। अगला है, ये दूसरा है। इन दोनों में से एक हमेशा आता है। मानव नेत्र का दोष दिखने वाली ये आकृति देखिए, सही ढंग से अध्ययन निरीक्षण करो और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जब नेत्र गोलक में अगर आपकी इमेज फॉर्म नहीं हो रही है, वो अगर आगे जा रही है, तो आपको समझो वो दो दृष्टि दोष है, उसका नाम है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। तो आकृति में दिखाए गए दृष्टि दोष का नाम लिखो। यह ये जो दृष्टि दोष है वो है दूर दृष्टि दोष। मानव नेत्र के इस दोष के दो संभाव्य कारण आप लिख सकते हैं। दो संभाव्य कारण कौन से हैं यहाँ पर? मैंने जैसे आपको बताया, निकट दृष्टि दोष से एकदम उल्टा, नेत्र लेंस और परितारिका की वक्रता कम होने से लेंस की अभिसरण क्षमता कम होती है। लेंस की अभिसरण क्षमता अगर कम हो गई, तो ये दोष उत्पन्न होता है। और दूसरा क्या कारण है? नेत्र गोलक छोटा होना अथवा चपटा होना। निकट दृष्टि दोष में क्या था? नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नेत्र गोलक छोटा होता है, चपटा होता है, और उसके कारण नेत्र लेंस और दृष्टि पटल के बीच की दूरी कम होती है। नेत्र लेंस और दृष्टि पटल की जो दूरी कम होने के कारण जो इमेज बनना नेत्र पटल पे चाहिए वो आगे जाती है और इसके कारण ये दोष उत्पन्न होता है। तो तीसरा सवाल है, इस दोष को दूर करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले लेंस का नाम लिखो। कौन से लेंस से हम इस दोष को दूर कर सकते हैं? तो उचित नाभ्यंतर वाले उत्तल लेंस अवतल लेंस और उत्तल लेंस, दो प्रकार के लेंस में आपको गड़बड़ नहीं करनी है। उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करके यह दोष को दूर किया जा सकता है। उत्तल लेंस से क्या होता है? उत्तल लेंस की सहायता से जो प्रकाश किरणें हैं वो अभिसृत होकर नेत्र लेंस तक पहुंचती है और उसके बाद नेत्र द्वारा अभिसरण होकर प्रतिबिंब नेत्र पटल पर बनता है, क्योंकि उत्तल लेंस की जो शक्ति है वो धनात्मक होती है। तो इस प्रकार का वो आंसर होता है। ये इस प्रकार है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान में देना है। जब इमेज नेत्र गोलक में तैयार होती है तो वो निकट दृष्टि दोष होता है। उसको दूर करने के लिए आप देखो, यहाँ पर अवतल लेंस का उपयोग किया है। निकट दृष्टिता उसे कहते हैं। निकट दृष्टि यानी व्यक्ति को निकट की रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकते। और यहाँ पे उसका कारण भी दिया है, ये है दूर दृष्टि दोष। ये देखो, ये आकृतियों को आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान में रखना है कि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष को आप लोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है 3 नंबर के लिए। इसकी जानकारी आप सबको है। ये आकृति देखते ही पता चलता है कि मानव नेत्र तथा मानव नेत्र की रचना, किस प्रकार हमारा नेत्र है उसकी रचना किस प्रकार की है। कभी-कभी आपको डायग्राम पूछी जाएगी, कभी-कभी आपको मानव नेत्र की रचना बनाकर स्पष्टीकरण लिखना है। तो आपको यहाँ पे 5-6 नाम ध्यान में रखने हैं। सबसे बाहरी भाग पारपटल है, बाद में श्वेत पटल है, परितारिका है, रोमक कोशिका है उसे जोड़ने के लिए, पुतली है, नेत्र लेंस है,
पीछे है दृष्टिबिंब, रक्तवाहिनियाँ, ऐसे शब्द आप ध्यान में रखेंगे और उसकी जानकारी आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये एक प्रश्न 3 नंबर के लिए हमेशा आता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आवश्यकता अनुसार परावर्तित करने की लेंस की क्षमता को समायोजन शक्ति कहते हैं। 1 नंबर के लिए यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है, समायोजन शक्ति क्या है? क्योंकि हमारे आँखों में जो लेंस है, वो अपने आवश्यकतानुसार नाभ्यंतर को आवश्यकतानुसार वो क्या करता है, परावर्तित करके अपने को दिखाई देने में मदद करता है, उसे समायोजन शक्ति कहते हैं। आगे जाता हूँ मैं, धातु विज्ञान। 8 नंबर का जो पार्ट है हमारा धातु विज्ञान। इस धातु विज्ञान में 3-3 नंबर के लिए कौन से प्रश्न आ सकते हैं यहाँ पर? और मुख्य रूप से कौन-कौन से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं? तो इस प्रकार के सवाल अभी मैं लेता हूँ। तांबे का सिक्का सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबो कर रखने पर या थोड़ी देर बाद अगर उसे हम लोग रखते हैं तो वो चमकने लगता है, ऐसा क्यों होता है वहाँ पर? तो इस प्रकार का प्रश्न हमेशा वहाँ पे पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न है इस धातु का इलेक्ट्रॉन स्वरूपन 281 है। इस धातु का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन 2882 है। तो इनमें कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है? उसकी तनु जो HCl अम्ल होता है उसके साथ अगर अभिक्रिया करेंगे तो आप क्या होगा? तो ये उपचारात्मक पद्धति से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, समायोजन आकलन क्षमता पर आधारित है। तो जो पहला जो प्रश्न है, तांबे का सिक्का अगर आप सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबो कर रखने पर थोड़ी देर बाद वह सिक्का चमकने लगता है। क्या कारण है उसका? रासायनिक समीकरण आप लिख सकते हैं। शॉर्टकट में आपको ध्यान में रखना है कि जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे का कोई सिक्का डुबाया जाता है, तब अधिक अभिक्रियाशील तांबे द्वारा सिल्वर नाइट्रेट के विलयन की कम क्रियाशील सिल्वर का विस्थापन किया जाता है और इस प्रकार विस्थापित सिल्वर तांबे के सिक्के पर निक्षेपित यानी डिपॉजिट होता है और यही कारण है कि तांबे का सिक्के पर चांदी की चमक आ जाती है और तांबा सिल्वर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होता है। जो तांबा होता है वो ज्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण वो सिल्वर को विस्थापित कर देता है। ये मुख्य कारण है। वहां पर आप रासायनिक समीकरण भी लिख सकते हैं तांबे का और सिल्वर नाइट्रेट का। दूसरा है 7वां प्रश्न है इस धातु का इलेक्ट्रॉन स्वरूपन दिया है। अब इस धातु का नाम नहीं दिया लेकिन इलेक्ट्रॉन स्वरूपन दिया है। आप उसका इलेक्ट्रॉन स्वरूपन से आप धातु का नाम ज्ञात कर सकते हैं। 8 और 2 10 और 1 11 11 मतलब यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक है किसका है? सोडियम का। तो ये धातु कौन है? सोडियम। और दूसरा कौन सा धातु है? ब धातु। 8 2 10 18 और 2 20। तो 20 मतलब कौन? कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है तो वो धातु ब कौन सा है? कैल्शियम। कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है? बराबर है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या जितनी ही कम होती है, संबंधित तत्व उतना ही अधिक अभिक्रियाशील होता है। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ही कम, बाह्यतम कक्षा में जितने कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही। तो धातु अ की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है जबकि धातु ब की बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता चलेगा कि जो अधातु है उसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और जो ब धातु है उसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अधातु अधिक अभिक्रियाशील है वो है सोडियम और जो कम अभिक्रियाशील है वो कौन सा है? कैल्शियम। और इनकी अगर आप HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, सोडियम की HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो आपको मालूम है सोडियम क्लोराइड तैयार होता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। और अगर कैल्शियम के साथ दोनों HCl अम्ल की अभिक्रिया होती है तो कैल्शियम क्लोराइड तैयार होता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो इस प्रकार आप लोग ये लिख सकते हैं। ये प्रश्न दोनों में से एक हमेशा आता है। अगला प्रश्न है नाम निर्देशित आकृति बनाइए या फिर उसका स्पष्टीकरण लिखिए। तो आपको 8वें पार्ट में जो 4-5 पद्धतियाँ दी है, उसमें से एक पद्धत 100% आती है और इसमें से एक 4 पद्धतियाँ हैं, चुंबकीय पृथक्करण पद्धति, फेन उत्प्लावन पद्धति, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन, जल शक्ति पर आधारित पृथक्करण। तो यह है चुंबकीय पृथक्करण पद्धति। आप इस डायग्राम को अच्छे से घर पे तैयारी करो
उसको निकालो, रफ करो, निकालो। और किस प्रकार चुंबकीय पृथक्करण पद्धति से अयस्क के अचुंबकीय घटक और चुंबकीय घटकों को अलग किया जाता है, इस प्रकार की जानकारी यहाँ पे दी गई है। चुंबकीय पृथक्करण पद्धति, ये डायग्राम आपको दी जाएगी, कभी-कभी खाली सिर्फ डायग्राम दी जाएगी, आपको नाम लिखना होगा कि यह चुंबकीय रोलर है, एक अचुंबकीय रोलर है, एक चुंबकीय अचुंबकीय घटक और चुंबकीय घटक वाले 2 संग्राहक यानी 2 डिब्बे वहाँ पे रखते हैं, घूमने वाला एक पट्टा होता है और जो अयस्क का चूर्ण है उसे बारीक करके उस बेल्ट पर छोड़ा जाता है। तो इस पद्धति में विद्युत चुंबकत्व वाले यंत्र का आवश्यकता होती है। लोहे के 2 प्रकार के रोलर वहाँ पे होते हैं और उससे लगातार गोल घूमने वाले पट्टियाँ वहाँ पे जुड़ा रहता है और इस महत्वपूर्ण यंत्र से चुंबकीय पृथक्करण पद्धति से वो क्या करते हैं, बॉक्साइट जो रहता है उसको कैसे रहता है, ये टिन धातु अयस्क है। इस अयस्क में मुख्य रूप से स्टैनिक ऑक्साइड होता है, अचुंबकीय घटक होते हैं, उनको अलग-अलग किया जा सकता है। तो ये चुंबकीय पृथक्करण पद्धति आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी पद्धति है फेन उत्प्लावन पद्धति। तो इस पद्धति को आपको ध्यान में रखना है। इस पद्धति में किस प्रकार काम किया जाता है वो देखना है। फेन उत्प्लावन पद्धति चुंबकीय फेन उत्प्लावन पद्धति, यह जो पद्धति है वो अयस्क में उपस्थित कणों के परस्पर जल स्नेही और जल विरोधी इन 2 परस्पर विपरीत गुणधर्मों पर आधारित है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें धातु के जो सल्फाइड है, सल्फाइड के कण इनके जल विरोधी गुणधर्म के कारण प्रमुख रूप से तेल से भीग जाते हैं और जल स्नेही गुणधर्म के कारण मृदा अशुद्धि या पानी इसमें भीग जाती है। इस गुणधर्म का उपयोग करके फेन उत्प्लावन पद्धति से कुछ विशिष्ट अयस्कों का सांद्रीकरण किया जाता है। ये भी आप कर सकते हैं प्रश्न। दूसरा है जल शक्ति पर आधारित पृथक्करण पद्धति। तो इस जल शक्ति पर आधारित पृथक्करण पद्धति पर भी प्रश्न पूछा जाता है। अयस्क का चूर्ण, मृदा अशुद्धि, अयस्क का निलंबन। आपको मालूम है जल शक्ति पर आधारित पृथक्करण पद्धति का कार्य आटे की चक्की के कार्य पर आधारित है। चक्की की तरह इसमें भी एक शंक्वाकार पात्र होता है जो निचले सिरे पर शंक्वाकार टंकी जैसे पात्र में खुलता है और बारीक पिसा हुआ जो अयस्क है ऊपर से टंकी में डालते हैं और टंकी के निचले सिरे से पानी का प्रवाह तीव्र वेग से ऊपर की ओर भेजा जाता है और फिर मृदा अशुद्धियाँ हल्की हो जाती है। तो इस प्रकार आप ये कर सकते हैं। ये है अगला भाग है विलफ्लिट टेबल पद्धति। ये भी एक पद्धति है आपको जो मैंने बताया कि विलफ्लिट टेबल पद्धति जल शक्ति पर आधारित पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण पद्धति और फेन उत्प्लावन पद्धति। तो इन चारों पद्धतियों में से एक हमेशा आपको पूछी जाएगी। इसकी डायग्राम आप करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है और उसको आपको लिखना है। तो इस प्रकार के सवाल वहाँ पे जाते हैं। अयस्कों का जो सांद्रीकरण है, अयस्कों का जो सांद्रीकरण इस प्रकार की प्रवाह तालिका भी आपको दी जाएंगी, प्रश्न पूछे जाएंगे। अयस्कों का सांद्रीकरण कौन-कौन से पद्धतियों से किया जाता है? गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति, दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण पद्धति, फेन उत्प्लावन पद्धति और निक्षालन। ऐसे 4 नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 2 नाम दिए हैं, 2 नाम अभी मैंने बताए। किस विधि में पाइन तेल का उपयोग किया जाता है? तो किस विधि में पाइन तेल का उपयोग किया जाता है? आपको यहाँ पर पूछा है। यहाँ पर कुछ विशिष्ट जो वनस्पति है उसका पाइन तेल का, जैसे नीलगिरी तेल, पाइन तेल का उपयोग किया जाता है और वो पद्धति का नाम यहाँ पे आपको लिखना है फेन उत्प्लावन पद्धति। सांद्रीकरण की इस विधि को संक्षेप में स्पष्ट करो। सांद्रीकरण की जो पद्धति है उसको मैंने अभी आपको बताया कि उसको आपको स्पष्ट करना है। इस प्रकार के प्रश्न वहां पूछे जाते हैं। जैसे आपका क्षरणकारी धातु पर अक्षरणकारी धातु लगने की पद्धति। जैसे आपको मालूम है यहाँ पर आगे क्षरणकारी और अक्षरणकारी धातु क्षरण प्रतिबंध रोकने के लिए जो अलग-अलग पद्धतियां है, जस्ते का विलेपन, टीन की परत चढ़ाना, धनाग्रीकरण और विद्युत विलेपन और सम्मिश्रीकरण। तो आपको ये 5 पद्धतियों के नाम आपको ध्यान में रखना है, इसको लिखना है। किस पद्धति में विद्युत अपघटन द्वारा कम अभिक्रियाशील धातु की अधिक अभिक्रियाशील धातु पर चढ़ाई जाती है?
तो यहाँ पर आपको लिखना है वो। और इस पद्धति के संक्षेप में वर्णन करो। तो इस जानकारी के लिए, इस सवाल के लिए आप लोगों को पाँचों पद्धतियों को अच्छे से पढ़ना है। इस 5 पद्धतियों की आपको पढ़ाई करनी है और इस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएँगे। ये है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एल्यूमीनियम का निष्कर्षण। यहाँ पर हमेशा एक ये डायग्राम आती है या फिर वैज्ञानिक कारण पूछा जाता है। एल्यूमीनियम का विद्युत अपघटनी अपचयन, एल्यूमीनियम का निष्कर्षण जिसे हम कहते हैं, वो होता है यहाँ पर। और ये डायग्राम बना के आपको कभी-कभी नाम देना पड़ता है। धनाग्रहकरण कहाँ होता है, कहाँ ऋणाग्रहीकरण होता है, ग्रेफाइट का स्तर कहाँ होता है, कौन-कौन से मिश्रण का वहाँ पर उपयोग किया जाता है, एल्यूमिना, क्रायोलाइट, फ्लोरोस्पार। और यहाँ पर कौन-कौन सी धनाग्रह पे कौन-सी अभिक्रिया होती है, ऋणाग्रह पे कौन-सी अभिक्रिया होती है। समय-समय पर ये एल्यूमीनियम का विद्युत अपघटन होते समय धनाग्रह का ऑक्सीकरण होता है और इसीलिए समय-समय पर उसे बदल दिया जाता है। ऐसा भी एक कारण वहाँ पे पूछा जाता है, तो आप इसको कर सकते हैं। 9 नंबर का पाठ है कार्बनिक यौगिक। ये एक इम्पोर्टेंट पाठ है। इस पाठ में 3-3 नंबर के लिए जो सवालात में, उसमें जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर आपको आकृति पूर्ण करना है, स्पष्टीकरण सहित उत्तर लिखना है। कभी-कभी आपको कुछ तालिका पूर्ण करनी रहेगी, सारणी पूर्ण करनी रहेगी। इस पर आधारित भी प्रश्न आते हैं। तो इस समय कार्बनिक यौगिक में विषम परमाणु और क्रियात्मक समूह की जानकारी आपको होनी चाहिए। क्रियात्मक समूह आपको जब तक मालूम नहीं है, तब तक आप उसके नाम नहीं लिख सकते। तो कौन-कौन से क्रियात्मक समूह है, आपको मालूम है क्रियात्मक समूह के नाम अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्जिलिक अम्ल, ईथर, ईस्टर, अमीन। तो ये आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं। और हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसे क्लोरो ब्रोमो आयोडो कहा जा सकता है। संरचना सूत्र, संक्षिप्त संरचना सूत्र आपको ध्यान में रखना है। ऑक्सीजन के साथ कौन से क्रियात्मक समूह है, अल्कोहल यानी OH। OH क्रियात्मक समूह आपको ध्यान में रखना है। आपको पूछा जाएगा अल्कोहल का क्रियात्मक समूह बताओ। अल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह COH। कीटोन, कीटोन का समूह वहां पे लिखा है RCOR। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH। ईथर ROR। ईस्टर RCOOR। तो इस प्रकार के जो क्रियात्मक समूह है, आपको क्या करना है, ध्यान में वहां पे रखना है। तो इस अमीन एक क्रियात्मक समूह है, वहाँ वो भी वहां पे पूछा जाता है नाइट्रोजन के साथ। NH2 क्रियात्मक समूह है, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला भाग है संरचना सूत्र लिख सको। क्रियात्मक समूह आप उसका जनक नाम ध्यान में रख सकते हैं, ताकि आप क्या कर सकते हैं, वहां पर IUPAC नाम लिखने में आपको मदद हो जाएगी। CH2OH, जो OH रहता है आपको मालूम है ऑल अल्कोहलिक ग्रुप होता है, उसे इथेनॉल कहते हैं। जब आप Cl उसको जुड़ा रहेगा जनक इथेन को, तो क्लोरोइथेन। ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमोइथेन। CHO रहेगा तो आपको मालूम है अल्डिहाइड ग्रुप है, अल उसे बोलते हैं। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। तो आपको जो सफिक्स है वो क्रियात्मक समूह और जनक नाम आपको ध्यान में रखने हैं। COH रहेगा तो आपको जैसे मैंने बताया मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ओइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड इस प्रकार के हो सकते हैं। अमीन रहेगा तो मिथेनामीन, प्रोपेनामीन। इस प्रकार आप लोग वहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको वो IUPAC नाम देने के लिए आप लोग चेन को तैयार कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट अल्केन की सजातीय श्रेणी है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। आप उसके अणुसूत्रों को तैयारी करके रखो, उसके फॉर्मूले याद करो और उसके अणुसूत्र और संरचना सूत्र की आप प्रैक्टिस करो, ताकि आपको क्या पता चले, उसके बारे में जानकारी रहेगी। और इसको आप लिख सकते हैं, CH4 का क्या है, इथेन का क्या है, प्रोपेन का क्या है, ब्यूटेन का है। इस फॉर्मूले को आप लोग लिखो, अणुसूत्र और संरचना सूत्र।
अगला भाग है, ये है कुछ अल्कोहल के सजातीय श्रेणियां, मिथेनॉल, CH4O, उसका संरचना सूत्र कैसे लिख सकते हैं, CH3OH, इथेनॉल का है C2H6O, CH3CH2OH, प्रोपेनॉल का संरचना अनुसूत्र बताइए, ब्यूटेनॉल का बताइए। तो इस प्रकार के सवाल वहां पे रहते हैं। अल्कोहल का होने के बाद अल्किनों की भी सजातीय श्रेणी यहाँ पे दी है, इथीन, प्रोपेन। इथीन है, उसका अनुसूत्र C2H4, संरचना सूत्र CH2 डबल बॉन्ड CH2। प्रोपीन है C3H6, तो आप उसका संरचना सूत्र लिख सकते हैं, 1 ब्यूटीन, 1 पेंटीन। ऐसे IUPAC नेम भी आप लोग वहां लिख सकते हैं, उसको कर सकते हैं। आगे दिया है, ऐसे प्रश्न आपको मैंने बताया कि इस पाठ पर आधारित आ सकते हैं। अल्केन की संरचना सूत्र और अनुसूत्र लिखकर निम्नलिखित सारणी पूर्ण करो। कार्बन कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला, जैसे पहले एक कार्बन रहेगा तो मीथेन, अनुसूत्र CH4 है। 2 कार्बन रहेगा तो इथेन, C2H6, उसकी संरचना देखो लिखो। 3 कार्बन रहेगा तो प्रोपेन, 3 कार्बन प्रोपेन है, C3H8। आप उसका जनरल फॉर्मूला भी ध्यान में रख सकते हैं, CnH2n+2 अल्केन का संरचना सूत्र आपको लिखना है। संरचना सूत्र लिखने में आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है और हाइड्रोजन की 1 होती है। तो कार्बन के जो सहसंयोजकीय बंध वो एक हरे बंध से आपको वहां दिखाना है अल्किन में। अल्किन में दोहरा बंध होता है, अल्काइन में तिहरा बंध होता है, वो भी आप लिख सकते हैं। 4 कार्बन यानी ब्यूटेन, 5 कार्बन यानी पेंटेन। इस प्रकार की जानकारी आप कर सकते हैं वहां पे। लास्ट का चैप्टर है अंतरिक्ष अभियान। अब इसे मैं 2 मिनट में आपको बताता हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, उपग्रह का प्रकार यानी उपग्रह का नाम, कार्य और भारत की उपग्रह मालिकाओं का उसका प्रक्षेपण का नाम। मौसम का उपग्रह मौसम की जानकारी देता है। संचार उपग्रह विश्व के अलग-अलग प्रदेशों में विशिष्ट लहरों द्वारा संपर्क प्रस्थापित करना। ध्वनि चित्र प्रक्षेपक उपग्रह, दिशादर्शक उपग्रह, सैनिकी उपग्रह, पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह। अलग-अलग प्रकार के उपग्रह जो यहाँ दिए हैं उसकी जानकारी आपको लेनी है और वो किस काम के लिए वो उपयोग में लाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न वहां पे आते हैं। निम्नलिखित तालिका पूर्ण करो। IRNS क्या है, मौसम संबंधी उपग्रह क्या है, पृथ्वी निरीक्षण में कौन सा उपग्रह काम आता है। ये एक सवाल आता है, हमेशा पूछा जाता है यहाँ पर। ये जो सवाल है इसमें आपको उपग्रह की विविध कक्षाएं दिखाई देती है, उसका नामांकन आपको करना है और भूपृष्ठ से उसकी ऊंचाई कितनी है वो लिखनी है। यहाँ पर आपको दिखाना है, पहली ए वाली है निम्न कक्षा, दूसरी है उच्च कक्षा, तीसरी है मध्यम कक्षा और उच्च कक्षाची जो ऊंचाई होती है वो भूपृष्ठ से लगभग 35,780 किलोमीटर है। मध्यम कक्षा की जो ऊंचाई है वो 2000 किलोमीटर से 35,780 किलोमीटर है और निम्न कक्षा ये वो है भूपृष्ठ से 180 से 2000 किलोमीटर तक। तो इसकी कक्षा है, उसका नाम और भूपृष्ठ की ऊंचाई ये लिख सकते हैं आप लोग और ये उसकी ऊंचाई वहां पे दी गई है कि कितनी ऊंचाई पर वो होता है। ये एक पेज है, ये पेज आपको इम्पोर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है, यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रकार है बच्चों के यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक तीसरे में कुछ सवाल जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो किस प्रकार के हो सकते हैं वो और किस प्रकार के सवाल किस टाइप के आ सकते हैं वो जानकारी है। हाँ सर, जयकर सर। हेलो। 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 जयकर सर, आवाज आ रही है जयकर सर? हेलो। हेलो। जयकर सर, बच्चों के सवाल लीजिए, कोई बच्चे पूछ रहे हैं ना? हेलो। हेलो। हेलो।
हेलो? हेलो? जयकर सर? हेलो? हेलो? इस प्रकार के वो जो सवाल है यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 में 3 अंकों वाले 8 प्रश्न आपको पूछे जाएँगे और उसमें से 5 प्रश्न आपको हल करना है। अपेक्षित है 5 प्रश्न आप लोग वहाँ लिख सकते हैं। तो किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछो, किसी बच्चों को अगर कुछ पूछना है तो। हेलो? हेलो? शेखर सर? अलग-अलग ये जो 6 पार्ट है 7, 8, 9, 10, 11 पर 10 पार्ट तक जो अलग-अलग के प्रश्न आपको पूछे जाएँगे। अभिषेक ठाकुर, हाँ पूछ। हेलो? हेलो। हाँ सर, हाँ बच्चों। हाँ किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। हाँ बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो। अपना हैंड राइज कीजिए, अगर इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो। इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है बच्चों, तो आप लोग पूछ सकते हो। अपना हाथ ऊपर कीजिए, हैंड राइज कीजिए। शायद सर बच्चों को टॉपिक अच्छे से समझ में आया। हाँ सर। किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना है सर। धन्यवाद सर जी। हाँ, एक बार ओके, ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम सर जी। ओके, ओके, थैंक यू सर।